गुड इवनिंग दोस्तों। आज आज हम आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे क्या। मैंने इसमें सब कुछ आप देख भी सकते हैं, इतना कुछ मेंशन कर दिया और इतना कुछ मतलब हाईलाइटर कर दिया है कि कुछ पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने शायद एक भी इसमें शब्द ऐसा नहीं बचा होगा जो मैंने इंपॉर्टेंट ना नोट किया हो, या जो इंपॉर्टेंट हो उस पर मैंने टिक ना किया हो। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं मतलब इत्मीनान से इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आई कि आवाज़ तेज़ है और बहुत तेज़ी से आप पढ़ाती हैं, और कुछ लोगों की शिकायत आई कि दिखाई नहीं देता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी कोई शिकायत ना हो। और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ। अब और मुस्लिम आक्रमण क्यों हुआ था, सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जीतने नहीं आए थे कि हम जाएंगे तो वहाँ जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनका ऐसा कोई मकसद ही नहीं था। बस उनका ये मकसद था कि हम यहाँ जाएंगे, धन लूटेंगे, धन संपदा की लूट करेंगे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने जब धन लूटना शुरू किया तो यहाँ पर देखा कि अरे यार, यहाँ तो कोई मतलब एक दूसरे की वही नहीं है, सब अपने अपने धर्म की ही बात करते हैं। तो तब उन्होंने ये विचार किया कि मतलब मैं यहाँ पर आकर धर्म का प्रचार करूँगा। वो लोग फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार करने लगे। आज तो हिंदू मुस्लिम का देख ही रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ में, तो कहीं अयोध्या में, तो कहीं अभी मथुरा वाला चल रहा था। मतलब जगह जगह हिंदू मुस्लिम। अभी जो हुआ लेटेस्ट की नूपुर शर्मा जी जो भी कुछ बोली, उसमें विचार लोग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। तो उसको देखते हुए भी आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है ना। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इस तरह आप याद कर सकते हैं। मतलब इसमें मैंने पहले ही बताया सारा कुछ है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि मैंने सब कुछ मेंशन। जजिया अगर पहली बार किसने लगाया तो दाहिर ने लगाया। गैर मुस्लिमों, जो मुस्लिम नहीं थे, जो हिंदू थे या कोई और बिरादर के थे, उनमें मतलब सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये आप याद कर सकते हैं पॉइंट। फिर यहाँ पर अलबरूनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है इसमें, कि इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। संस्कृत का ज्ञाता था, बहुत बड़ा मतलब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत का आगमन किया रहा। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी आया रहा। तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में इसने रचना की है। ये मतलब बहुत चीज़ों का ज्ञाता था, इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, अर्थ, तर्कशास्त्र, औसत विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र बहुत बड़ा ज्ञाता रहा। मतलब एक हिसाब से कहा जाए उतने समय ये मुसलमानों का ईश्वर था। पैगंबर के बाद अगर कोई था सबसे बुद्धिमान तो इसी को माना जाता है। फिर आप नीचे देख सकते हैं, मैंने इसलिए सब कुछ मेंशन किया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना देख सकें। आप इस ये स्लाइड ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर से कुछ भी देख सकते हैं धीरे धीरे करके। मैंने 17 बार महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किए। लूटपाट करना इनका मात्र एक उद्देश्य था कि मैं सिर्फ लूट सोमनाथ मंदिर की लूट 1026 बोलेंगे, 1026 बोल सकते हैं आप लोग। फिर इधर दरबारी विद्वान इनके अलबरूनी थे। बहकाकी तहकीक ए सुप्तगीन का लेखक इनके पिता रहे हैं। इस तरह से सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन कर दिया। आप लोग आज आराम से बैठ कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ भी सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद गोरी, जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था, मतलब किए रहे हैं। फिर द्वितीय गुजरात में, ये वाला तो अभी उसमें PCS में पूछा भी था कि सबसे पहले आक्रमण कहाँ किए रहे हैं। तो हम तो यही बुक पढ़ के गए थे हाल फिलहाल, क्योंकि 1175 में इनका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। फिर 1178 में गुजरात पर हुआ था। और फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, गौरी की पराजय हुई थी। 1192 में अगले ही साल इसने तुरंत आक्रमण किया, क्योंकि इसको पता था कि मोहम्मद गोरी को ये पता था कि जो गोविंद राय है, जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति रहे, उसकी मृत्यु द्वितीय तराइन युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान हारे थे, नहीं तो हारते नहीं द्वितीय तराइन युद्ध में कोई भी हालत में। 1192 में प्रथम भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग यहीं से खुल गया। मतलब खुल गया, क्योंकि जब यहाँ से मुस्लिम जीता तो सारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन थे उनके लिए मार्ग खुल गया था। सिक्के की एक तरफ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जो रहा वो पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं था, क्योंकि इसके यहाँ से पता चलता है कि सिक्के की एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मिली जुली सरकार चली थी फिर इन दोनों के बीच में। तो मतलब यहाँ से सिक्कों से पता चलता है कि इसने ही सर्वप्रथम एकता चलाया था, मोहम्मद गोरी। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गोरी बनाम जयचंद के बीच हुआ था। तो जयचंद जाहिर सी बात है हारे थे, और जयचंद ही तो बुलाए थे गोरी को, तो इसलिए अब जो बुलाया रहा तो वो तो भुगतेगा ही भाई, कहाँ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, अब कुतुबुद्दीन आए फिर भाई, अब तो गुलाम रहे मोहम्मद गोरी के। तो अभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर देख सकते हैं। फिरदौसी शाहनामा का लेखक, अल्पतगीन गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक रहा। फरिश्ता, तारीख फरिश्ता का लेखक, भीमदेव फर्स्ट सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया रहा। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। प्रथम एकता मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया था। यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। गुलाम 1206 ईस्वी से शुरू होता है। 1206 से अब दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होकर 1526 तक पूरा जाता है, 1526 तक। तो इंपॉर्टेंट वंश हैं, तो गुलाम वंश इस संस्थापक इनके कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहे हैं। 1206 से 1290 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के मतलब कुतुबुद्दीन एक ऐसे रहे हैं जो कभी मतलब सुल्तान की उपाधि नहीं ली है।
ठीक है ना? आप लोग इससे अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि मैं बहुत बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी लंबा वीडियो बनाने के लिए अनुमति भी नहीं मिली है, क्योंकि छोटा-छोटा ही वीडियो पर कुछ लोगों ने कहा कि आपके नोट्स अच्छे हैं, आप बताती अच्छा हैं, तो कुछ थोड़ा-सा बना दीजिए, तो इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। बल्कि वहाँ से यूट्यूब से मुझे मैसेज आता है कि आप मतलब लंबा वीडियो नहीं बना सकती, ऐसा क्यों है? ये नहीं पता मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में उल्लाख बख्श था और महत्वपूर्ण तथ्य जून 1206 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद राजधानी लाहौर मुक्ति पत्र। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा दास्तान से मुक्त पत्र इनका दिया जा रहा है। तो ये लिए और फिर उसके बाद भाई चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्हें कहा ये सुरीले स्वर में कुरान पाठ करते थे, कुरान खां भी नहीं कहा जाता था। ये इनकी उपाधि रही कुरान खां के। ठीक है। प्रारंभिक जीवन आप काजी अजीब कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय किए गए हैं, मतलब खरीदे गए हैं। तो इसी तरह आप याद करें। फिर उसके बाद और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम भी यहीं पर है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बना रहा है कुतुब मीनार। ठीक है ना? तो पोलो, जिसे आजकल पोलो कहते हैं, वही चौगान तब होता था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर रजिया सुल्तान करके, नहीं सॉरी वो नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ, अब आप लोग भी कमेंट किया करिए भाई, कैसा लगता है, कम से कम ये बताया करिए सब लोग। अब अपवाद तो सबके पास होते हैं, मुझे हर चीज़, मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ यार कि मैं हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक ही बता दूँगी, कभी गलत नहीं बताऊँगी। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप लोग इसे कहीं भी लगता है कि गलत है या, तो आप लोग सर्च करके बिल्कुल देख सकते हैं। फिर इल्तुतमिश आते हैं, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इनके तराइन का युद्ध हुआ रहा 1215 से 1216 में 16 तक। इसमें यलदौज पराजित हुआ है और इल्तुतमिश विजयी हुए रहा है। ठीक है। लड़ाइयाँ, अब इल्तुतमिश की लड़ाइयाँ सबसे पहले कालिंजर में हुई थी 1221 ईस्वी में। फिर ये जैसे अभी पीसीएस में एक प्रश्न आया था, वैसे ही इसमें भी पूछ सकते, इनको क्रम में लगाए तो रणथंभौर 1226 ईस्वी में, मांडोर 1227 ईस्वी में, सुल्तान ए आजम उपाधि इनके रही है। फिर इसके बाद बहराम था, बहुत ज़्यादा इनकी घटनाएं नहीं रही हैं। फिर मैं किसी दिन इन लोगों की कहानी बताऊंगी कि बलबन कैसे आया यहाँ पर। बलबन की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और बलबन बहुत ही होशियार था, बहुत ज़्यादा होशियार था। मतलब इतना दिमाग लगा के खेल खेला कि शुरू से लेकर वो गेम ही खेलता रहा सत्ता के लिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इस सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था। फिर बलबन आए भाई, कैसे आए किसी दिन इसकी कहानी मैं सुनाऊंगी। बलबन के जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। आप लोग बस ऐसा मैंने नहीं नोट किया कि आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा मैंने नोट किया कि आप लोगों को समझ में आए। और जहाँ जो पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोग उसे बिल्कुल पूछिएगा। रक्त और लौह की नीति, 40 तुर्को दल वाला, मतलब तुर्कानों 40 दल बनाए रहे हैं। फिर उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है, आप लोग खिलजी वंश देख सकते हैं। मैं ये वाली क्लास में पीसीएस प्री में भी कई लोगों को पढ़ाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा एग्ज़ाम के बाद इसमें रिस्पांस मिला कि अच्छा पढ़ाई थी, इससे काफ़ी प्रश्न फंसा था। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। मैं तब भी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता था, तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा समय देके नहीं बताई थी, इसलिए आज भी बहुत ज़्यादा समय देके नहीं बता पाऊँगी। मैंने सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, लास्ट पेज है। और मैं अब एक तरफ से सब कुछ पढ़ाऊँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैंने आज से मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया, तो मैं इसको अब लास्ट तक ले चुके जाऊँगी। इसमें जो भी कुछ मेंशन है, अगर जो भी शब्द आपको समझ में ना, आप कमेंट करिए, मैं वहाँ पर ही कमेंट करूँगी, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि लोग कमेंट करें तो मुझे बताना चाहिए कैसे क्या है। इसलिए आप लोग कमेंट किया करिए, मैं रिप्लाई देती हूँ और देती रहूँगी हमेशा। और आप लोग ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट भी करिए, लोगों को शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको शुभ रात्रि।